नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है दोस्तों आपका। मैं हूं मुनीश शर्मा और साथ में मैं हूं विनीता ठाकुर। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 16 से 31 अगस्त का अंक। ओलंपिक, पैरालंपिक हो या अन्य विश्व स्तरीय खेल प्रतिस्पर्धाएं, दोस्तों राष्ट्र का गौरव बनने वाले खिलाड़ी सहज ही तैयार नहीं हो जाते। इनकी अपनी प्रतिभा, समर्पण, दृढ़ निश्चय और हार न मानने की भावना को जब परिवार, समाज और राष्ट्र के समर्थन और प्रोत्साहन की ताकत मिलती है, तब जाकर कोई बनता है चैंपियन। खेलो इंडिया का मंत्र आज राष्ट्र समाज की संस्कृति का हिस्सा बन गया है। आज खेलों के प्रति हमारे युवाओं में एक नया रुझान और नया उत्साह दिखता है। साथ ही विश्वास कि राष्ट्र उनके सपनों को उड़ान देने में उनकी पूरी सहायता करेगा। हाल में ही सरकार राष्ट्रीय खेलो भारत नीति 2025 लेकर आई है। नीति में प्रतिभाओं की पहचान, मार्गदर्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, प्रतिस्पर्धी लीग और प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देना शामिल है। इसका उद्देश्य देश के खेल परिदृश्य को नया स्वरूप देना और खेलों के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाना है। गत 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के संदर्भ में पत्रिका का ये अंक खेलो भारत नीति 2025 देश में खेल परिदृश्य के इसी बदलाव तथा विगत 11 वर्षों की इस यात्रा को अपने पाठकों के समक्ष लेकर आई है। कल यानी 29 अगस्त को देश ने खेल दिवस मनाया है और भारत राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 को खेल और फिटनेस के 3 दिवसीय जन आंदोलन के रूप में भी मना रहा है। ऐसे में कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए सुनते हैं खिलाड़ियों से संवाद में एक बार प्रधानमंत्री ने खेल के विकास में सरकार की भूमिका पर जो कहा था। साथियों, अगर मैं सरकार की बात करूं तो पहले ऐसा कहा जाता था कि खिलाड़ी सरकार के लिए है, लेकिन अब कहा जाता है कि सरकार पूरी की पूरी खिलाड़ियों के लिए है। जब सरकार और नीतियां बनाने वाले जमीन से जुड़े होते हैं, जब सरकार खिलाड़ियों के हित के प्रति संवेदनशील होती है, जब सरकार खिलाड़ियों के संघर्ष, उनके सपनों को समझती है, तो इसका सीधा प्रभाव सरकार की नीतियों में भी दिखाई देता है, अप्रोच में भी दिखाता है, सोच में भी दिखता है। देश में बेहतरीन खिलाड़ी पहले भी थे, लेकिन उन्हें सपोर्ट करने वाली नीतियां नहीं थी। ना अच्छी कोचिंग की व्यवस्था, ना आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ना ही जरूरी आर्थिक मदद। तो फिर हमारे खिलाड़ी कैसे अपना परचम लहराते हैं? बीते 9 वर्षों में देश उस पुरानी सोच और पुरानी व्यवस्था से बाहर निकल गया है। आज देश में एक ऐसे खिलाड़ी है, कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर 4-4, 5-5 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सरकार की अप्रोच अब एथलेट सेंट्रिक हो है। सरकार अब एथलेट्स के सामने से ऑब्स्टेकल्स दूर कर रही है, अपॉर्चुनिटीज बना रही है। कहा जाता है पोटेंशियल प्लस प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू परफॉर्मेंस। जब पोटेंशियल को उचित प्लेटफॉर्म मिल जाए तो परफॉर्मेंस और बेहतर हो जाती है। दोस्तों इसके अलावा व्यक्तित्व की कड़ी में पिछड़े वर्ग को न्याय दिलाने वाले बीपी मंडल, फ्लैगशिप में जन धन योजना के 11 साल, राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा सहित उनके पखवाड़े भर के कार्यक्रमों को इसमें शामिल किया गया है। और साथ ही पत्रिका के इनसाइड पेज पर मन की बात और बैक कवर पर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों के रूप में मान्यता दिए गए मराठा सैन्य विरासत के 12 किलों को समाहित किया गया है। दोस्तों हर देश की विकास यात्रा में कुछ ऐसे ऐतिहासिक पल होते हैं जो न सिर्फ इतिहास में मील के पत्थर के तौर पर याद किए जाते हैं, बल्कि सुनहरे भविष्य की बुनियाद बन जाते हैं। आजादी के बाद 6 दशक से ज्यादा समय तक देश की 65% से अधिक आबादी ऐसी थी जिनके पास न तो बैंक खाते थे और न बैंकिंग सिस्टम से उनका कोई संबंध। मजबूरन ये लोग अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए साहूकारों के चंगुल में फंस ले गए। सरकारी योजनाएं तो बनती, लेकिन इनका लाभ ऐसे लोगों तक पहुंच नहीं पाता।
इन्हें देश के विकास की मुख्यधारा से कैसे जोड़ा जाए, इसी सवाल का जवाब बना अंत्योदय का विजन। इस विजन को हासिल करने की दिशा में दुनिया की सबसे बड़ी पहल के रूप में 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई। शून्य बैलेंस पर खाता, निःशुल्क रुपए डेबिट कार्ड के साथ 1 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा जोड़कर इसकी शुरुआत की गई। दुर्घटना बीमा की राशि को बाद में बढ़ाकर 2 लाख रुपए तक कर दिया गया। तो इसके साथ ही खाते पर 10,000 रुपए तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी जोड़ी गई। दोस्तों, योजना की सफलता के साथ हर परिवार में कम से कम एक बैंक खाते के उद्देश्य से आगे बढ़कर हर वयस्क व्यक्ति के बैंक खाते का लक्ष्य तय किया गया। 11 साल में इस योजना ने करीब 56 करोड़ बैंक खाते खोलकर भारत के साथ साथ दुनिया में वित्तीय समावेशन की नई गाथा लिख दी। तो अब केंद्र सरकार की ओर से विकास के लिए भेजा गया हर पैसा पूरा का पूरा सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रहा है। विश्व बैंक की ताजा ग्लोबल फिडेक्स डेटाबेस 2025 में कहा गया है कि भारत में 89% लोगों के पास बैंक खाते हैं, जो 2011 में महज 35% के पास थे। यानी बैंक खाता धारक लोगों की संख्या 2.5 गुना से भी ज्यादा हो चुकी है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये योजना अहम साबित हुई है। अब तक खोले गए कुल बैंक खातों में से 56% खाता धारक महिलाएं हैं। करीब 100% यानी 6 लाख से ज्यादा गांव को 5 किलोमीटर के भीतर बैंकिंग आउटलेट से कवर किया गया है। वंचित परिवार केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न प्रकार की योजना में इस खाते के जरिए आसानी से शामिल हो रहे हैं। उनकी आर्थिक जरूरतें पूरी हों, इसलिए सामाजिक सुरक्षा की तमाम योजनाओं को भी इस खाते से जोड़ दिया गया है। जी हां, जन धन बैंक खाते गरीबों के बीच मानसिक बाधा को तोड़कर उनके गौरव और आत्मसम्मान को जगाने का काम कर रहे हैं। जन धन योजना का ही कमाल है कि सदी की सबसे बड़ी आपदा कोविड के समय करोड़ों महिलाओं के बैंक खातों में सरकार ने सीधे 30,000 करोड़ रुपए से अधिक रकम ट्रांसफर की। देश में करीब 10 करोड़ ऐसे फर्जी लाभार्थी थे जिनका जन्म ही नहीं हुआ था और उन्हें सरकार मदद दी जा रही थी। ऐसे लाभार्थियों को सूची से हटाया गया। इस पारदर्शिता से देश का पैसा बच रहा है। जन धन योजना के उन्हीं खातों में आज पीएम स्वनिधि का पैसा रेहड़ी पटरी वालों को ऋण के रूप में मिल रहा है। अब तक 38 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए जन धन खातों में भेजी गई है। जन धन बैंक खातों की सफलता से देशवासी आज परिचित हैं। जब ये योजना आई थी तो कुछ एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि यह खाता खोलना संसाधनों की बर्बादी है, गरीब इनमें एक पैसा भी नहीं डालेगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि बात केवल पैसे की नहीं थी, बात थी मानसिक बंधन को तोड़ने की, माइंडसेट बदलने की। जन धन योजना ने गरीब में आत्मविश्वास को जगाया, उसे बैंकों के दरवाजे तक जाने की हिम्मत दी। आज वो बड़े अभिमान से अपने जेब में से रुपए कार्ड निकालता है। बीते 11 वर्ष से गरीब, दलित, वंचित, पिछड़ा, आदिवासी, सामान्य वर्ग, मध्यम वर्ग, हर कोई अपने जीवन में स्पष्ट बदलाव अनुभव कर रहा है। आज देश बहुत व्यवस्थित दृष्टिकोण के साथ तुष्टीकरण के बजाय संतुष्टीकरण के मार्ग पर चल रहा है। इस दृष्टिकोण ने देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लिए एक सुरक्षा कवच का निर्माण कर दिया है। इस सुरक्षा कवच ने देश के गरीब को और गरीब होने से रोक दिया है। पीएम जन धन के 11 वर्ष पर विशेष रिपोर्ट पत्रिका में शामिल है। दोस्तों, बीते एक दशक में भारत ने मेगा और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ विकास के नए आयाम छुए हैं, तो अपनी विरासत को भी सहेजा है। विरासत भी, विकास भी के इसी मूल मंत्र की झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमिलनाडु दौरे में दिखाई दी, जहां 4,800 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर राज्य की विकास यात्रा में एक और अहम पड़ाव को जोड़ा गया। वहीं गंगईकोंडा के चोलपुरम मंदिर में तिरुवथिरई महोत्सव को संबोधित कर भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत में तमिलनाडु के योगदान को नमन किया। तमिलनाडु ने देश के विकास और विरासत को समृद्ध किया है, तो साथ ही ये भारत की समृद्धि और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिबिंब भी रहा है। पल्लव, चोल, पांड्य
और नायक जैसे विभिन्न राजवंशों के सुशासन ने देश को विकास का मॉडल दिया है। बीते 11 वर्ष में केंद्र सरकार तमिलनाडु में गुड गवर्नेंस के मॉडल के साथ सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने का काम कर रही है। तमिलनाडु में इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर पर केंद्र सरकार लगातार ध्यान दे रही है। बीते एक दशक में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सौगातें राज्य के विकास को लेकर केंद्र सरकार की संजीदगी की ही कहानी है। राज्य के विकास की दिशा में केंद्र सरकार की प्राथमिकता की झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा में भी दिखाई दी, जब 4 दिन के विदेश दौरे के बाद सीधे तमिलनाडु पहुंचे। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भारत और ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे फैसले से भारत पर दुनिया का भरोसा बढ़ता है और ये नए आत्मविश्वास का प्रतीक भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2024 में वीओ चिदम्बरनार पोर्ट के लिए आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल का शिलान्यास किया और सितंबर 2024 में नए तूतुकुड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल के उद्घाटन का उल्लेख कर कहा कि अब जिन नई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है, उससे राज्य के बुनियादी ढांचे में प्रगति के साथ ही निवासियों का जीवन भी आसान होगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत तमिलनाडु के 77 स्टेशन पर व्यापक पुनर्विकास किया जा रहा है। विकास के शिखर की ओर बढ़ते तमिलनाडु के विकास के लिए दी गई सौगातों की जानकारी पत्रिका में शामिल है। बिहार की जिस पावन भूमि ने भारत के स्वाधीनता आंदोलन को सत्याग्रह के रूप में नई दिशा दी, अब विकसित भारत के संकल्प पथ को नया आकार दे रही है। सड़क हो या रेल और हवाई यातायात, ऊर्जा हो या निवेश के गंतव्य के साथ राज्य के औद्योगिक और आर्थिक विकास को नई गति देने की बात। बिहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्वोदय से भारत उदय के विजन में मजबूत कड़ी बनकर उभरा है। बिहार के विकास की इसी गति को और आगे बढ़ाने की कड़ी में पीएम मोदी ने मोतिहारी में आयोजित कार्यक्रम में 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगातें सौंपी। 2014 के बाद पूर्वोदय से भारत उदय के इसी विजन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास की रफ्तार में पीछे रह गए राज्यों पर खास फोकस किया है। अपने इसी दृष्टिकोण का जिक्र पीएम मोदी ने मोतिहारी में आयोजित जनसभा में किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम भारत में मुंबई की तरह मोतिहारी हो, गया जी में गुरुग्राम की तरह अवसर हो और पटना में पुणे सी औद्योगिक प्रगति हो और संथाल परगना में सूरत की तरह विकास हो। यही केंद्र सरकार का संकल्प है। 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए पीएम मोदी ने केंद्र सरकार की ओर से बीते 10 साल में किए गए प्रयासों का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद 10 साल में बिहार की विकास परियोजनाओं के लिए 9 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जबकि इससे पहले के 10 साल में ये आंकड़ा केवल 2 लाख करोड़ रुपए का था। पीएम मोदी ने कहा कि समाज के आखिरी पैदान के लोगों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचे, इसके लिए केंद्र सरकार ने नीतिगत स्तर पर बहुत सुधार किए हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम दिख रहे हैं। बिहार को मिली विकास की सौगातों की सभी जानकारी पत्रिका में शामिल है। श्रोताओं, आज की चर्चा को देते हैं यहीं विराम। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति हमारी वेबसाइट पर मौजूद है, जिसका पता है newindiasamaachar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों, डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी खास पहचान बना चुकी है, जिसका एक्स हैंडल है NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। आपके सुझावों का हम हमेशा करते हैं बेताबी से इंतजार। दोस्तों, मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं विनीता, आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार।